मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। महाकुंभ के कसूरवार कौन, यही है आज जनहित की कवर स्टोरी। आपको बताएंगे कैसे प्रशासन ने पहले मौनी अमावस्या के दिन इंतजाम में लापरवाही बरती और फिर कैसे आधी अधूरी सूचनाएं देकर लाखों श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी गईं। वीडियो गवाही के जरिए दिखाएंगे एक एक सच और खोजेंगे कसूरवार। मौनी अमावस्या के दिन एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 भगदड़ हुई थी। इस तीसरी भगदड़ का वीडियो भी सामने आ चुका है। यह आपको कुंभ प्रशासन ने नहीं बताया, लेकिन एबीपी न्यूज आपको वहां भी लेकर चलेगा और बताएगा कि आखिर वहां पर क्या घटा था। प्रयागराज महाकुंभ के साइड इफेक्ट अयोध्या से लेकर काशी तक दिखाई दे रहे हैं। खुद सीएम योगी का हेलीकॉप्टर गोरखपुर जाने से पहले अयोध्या के आसमान में उड़ता दिखा। काशी में भी लोगों से घाटों पर ना जाने की अपील की जा रही है। और कल देश का आम बजट आने वाला है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट रखेंगी। वही खाता कल ही खुलेगा, पर पीएम मोदी ने एक हिंट जरूर दिया है कि बजट से कल सब खुश हो जाएंगे। और इसके बाद राष्ट्रपति की बात करेंगे। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बेचारी महिला हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने उन्हें पुअर लेडी कह दिया, जिस पर विवाद गहरा गया है। इस पर प्रधानमंत्री का हमला भी बताएंगे, कांग्रेस की सफाई भी सुनवाएंगे। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम खबरें जनहित में रखने वाले हैं आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेकर चलते हैं प्रयागराज। महाकुंभ में हादसों को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कल हमने 2 भगदड़ की खबर दिखाई थी, लेकिन आज हमारी टीम को पता चला है कि मौनी अमावस्या के स्नान के दिन 2 नहीं बल्कि 3 भगदड़ मची थी। लेकिन प्रशासन के पन्नों में सिर्फ एक भगदड़ का जिक्र किया गया है। न्यायिक आयोग की टीम जांच में जुट गई है। हम भी लगातार कारणों के तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। घटनास्थल से मिले सबूतों की कड़ियों को जोड़कर हमने ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। जानने की कोशिश की है क्या हादसे को रोका जा सकता था, और अगर हां तो फिर कुंभ का कसूरवार कौन है। भगदड़ नंबर 1 संगमनोज का इलाका। भगदड़ नंबर 2 महावीर मार्ग सेक्टर 21। भगदड़ नंबर 3 फाफा मऊ पांचून ब्रिज। एक, 2, 3 ये तीनों तस्वीरें मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से जुड़ी हैं। तीनों की टाइमिंग में बहुत ज्यादा समय का फर्क नहीं है। तीनों ही घटनाएं मेला क्षेत्र की हैं। एक एक करके भगदड़ की ये 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उस दिन सिर्फ संगमनोज वाली घटना का ही जिक्र किया। बाकी दोनों घटनाओं में क्या हुआ सामने नहीं आया है। अलग अलग भगदड़ का सच क्या है, इसकी हकीकत का खुलासा पुलिस और प्रशासन को करना है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या महाकुंभ की जिम्मेदारी सरकार ने जिन अधिकारियों को दी है वो अपनी जिम्मेदारी निभा पाए हैं? एक एक करके इन चेहरों पर नजर डालिए। विजय किरण आनंद मेला अधिकारी हैं, राजेश द्विवेदी एसएसपी मेला, विजय विश्वास पंत कमिश्नर प्रयागराज, वैभव कृष्णा डीआईजी महाकुंभ, भानु भास्कर एडीजी प्रयागराज जोन। प्रयागराज और मेला जिला क्षेत्र के ये 5 अफसर हैं। इन्हीं के कंधों पर महाकुंभ को व्यवस्थित तरीके से निपटाने की जिम्मेदारी है। सवाल फिर वही कि क्या इन अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आइए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर कुंभ के कसूरवार कौन है।
जिन 5 अफसरों का जिक्र अभी हमने किया है, इन्हीं 5 पर जिम्मेदारी है। इन्हीं 5 के भरोसे 40 करोड़ लोगों के कुंभ में जुटाने का महाप्लान सरकार ने तैयार कर लिया था। लेकिन क्या इन लोगों की चूक 30 लोगों की जान पर भारी पड़ गई? आइए अमावस की उस कातिल रात के कसूरवार को तलाशने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ घंटे पहले तक लगातार एक उल्लास का माहौल था, एक उत्साह था मौनी अमावस्या को लेकर। लेकिन इस वक्त यकीनन जो शोक का माहौल है, क्योंकि लगातार खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। यहाँ पर किस तरीके से जो बैरिकेडिंग बनाई गई थी वो टूटी है, और ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर हादसा हुआ है। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ में केंद्रीय अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। ये 100 बेड का अस्पताल है और यहाँ पर एक के बाद एक कई एम्बुलेंस पहुँच रही हैं। हम इस वक्त संगम नोज पर मौजूद हैं और यहाँ थोड़ी देर पहले भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा बेहद ही गंभीर रूप से घायल लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिनको इलाज दिया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में संगम नोज पर भगदड़ की घटना के बाद अखाड़ों ने अमृत स्नान का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया है। एबीपी न्यूज की पूरी टीम 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात भगदड़ की खबर को कवर कर रही थी। पहली भगदड़ संगम नोज के उस इलाके में मची थी जो पिलर नंबर 111 से 127 के आसपास पड़ता है। हमने भगदड़ के 100 से ज्यादा चश्मदीदों के बयान को सुना। उन्होंने जो देखा उसे समझने के बाद ये रिपोर्ट बनाई है। जो तथ्य सामने आए उसमें एक अहम बात जो सामने आई वो है प्रोटोकॉल की बात। असल में खबर यह फैली कि स्नान के लिए नागा साधु आ रहे हैं। संभवतः पुलिस ने इसके लिए सोए लोगों को हटाना शुरू किया और इसी दौरान बैरिकेड तोड़कर दूसरी तरफ से लोग दौड़ पड़े और अनहोनी हो गई। चश्मदीद इसी बात की पुष्टि करते हैं। भगदड़ मच गई, जिसके कारण क्या हुआ, लोग इधर उधर भागने लगे और कोई भी उनको संभालने वाला नहीं था ठीक से। और उसके बाद जो भगदड़ के बाद मौतें हुई हैं उनको हैंडल करने की जगह पुलिस वाले वीआईपी सिक्योरिटी दे रहे थे, वीआईपीज को निकाल रहे थे, जबकि आम आदमी की लाशों को वो देख भी नहीं। मौके पे मैं था, यहाँ पे जहाँ पे जो लोग थे वो आके यहाँ पे आराम भी कर रहे थे, लेटे भी थे, उनके ऊपर दौड़ गए क्या लोग? हाँ, और जब यहाँ पे प्रोटोकॉल के चक्कर में जब लोग भागने लगे तो यहाँ पे जो लेटे थे सर वो भी कुचल के यहाँ पे मारे। वीआईपी आया था क्या? नहीं, वीआईपी प्रोटोकॉल आने के लिए सबको हटाया जा रहा था और उसमें नहाने। तो ये जो बैग फैला सब वही कुछ थे यहाँ पे, कुछ सोए भी थे, सब वही पड़े हुए हैं सर। जिन लोगों के बयान अभी हमने आपको सुनाए हैं ये लोग उसी जगह पर थे जहां 29 तारीख वाले स्नान के लिए रात को भगदड़ मची थी। इन्हीं गवाहियों के आधार पर हम सिस्टम से सवाल और अफसरों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक महिला श्रद्धालु की गवाही सुनिए जो मौके पर थी और इनका बयान सिस्टम पर सीधी चोट है। कितनी देर बाद एम्बुलेंस पुलिस आ गई है? कुछ नहीं आए भैया, सब अपना अपना जान खुद बचाए हैं और सब अपने से बचे हैं। लड़के भागे हमके भैया कंधे पे लेके जाओ, तो लड़के कंधे पे लेके भागे, बुढ़ी नहीं खत्म हो गई। हम लोग उसको पानी पिलाए बैठाए हैं, कुछ नहीं आया। कितने लोग लगभग मरे हैं? आधे घंटे तक कोई कुछ नहीं आया, 1 घंटे तक कोई कुछ नहीं। अगर वाकई में चश्मदीद जो दावा कर रहे हैं वो सच है तो फिर मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे अफसरों पर सवाल तो उठने ही चाहिए। आखिर कंट्रोल रूम को भगदड़ की जानकारी क्यों नहीं मिली? भीड़ के बैरिकेड तोड़ने का अंदाजा अनुभवी अफसरों को क्यों नहीं हुआ? सीसीटीवी से जो नजर रखी जा रही थी वो नजरें घटना के वक्त कहाँ थी? और ये सवाल सिर्फ एक भगदड़ की थ्योरी पर नहीं बल्कि तीनों पर लागू होते हैं। पर सच्चाई तो ये है, जब संगम नोज पर उस रात भगदड़ मची तो ना तो पुलिस को अंदाजा था और ना ही पुलिस सच बताना चाहती थी। घटना के ठीक बाद रात करीब 2:30 बजे हमारे रिपोर्टर अवधेश मिश्र को 3 स्टार पुलिस के अधिकारी मिले जिन्होंने भगदड़ मानने से ही इनकार कर दिया था। सर यहाँ पर क्या हुआ था? क्या हुआ यहाँ? नहीं, भगदड़ नहीं हुई है। जिन लोगों को ले जाया गया है उनकी स्थिति कैसी है? अब हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास बताएंगे ना, हम क्या बताएं? यहाँ आपकी ड्यूटी है ना, तो मतलब क्या हो गया था? भगदड़ हो गई? नहीं, भगदड़ नहीं हुई है। बैरिकेडिंग कैसे टूट गई? बैरिकेडिंग टूट गई तो टूट गई, अब पब्लिक है उसमें क्या करेंगे? सवालों में पुलिस की भूमिका है क्योंकि मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी भगदड़ मान ही नहीं रहे थे।
चश्मदीद भी कह रहे थे कि पुलिस ने लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया था। बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। इस रिपोर्ट में हमने भले ही चंद चश्मदीदों को दिखाया है, लेकिन हमारी टीम ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान देखे हैं, सुने हैं, और चश्मदीदों की तमाम थ्योरी यही कहती है कि पुलिस और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, न तो भीड़ को संभालने में और न ही भीड़ को सुरक्षित निकालने में। 1 बजे लगभग भगदड़ मची, उसमें क्या हुआ, एक रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। आने जाने का एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना संगम आने वाले और जाने वालों के लिए रास्ता एक ही कर दिया गया था। रोड पर भीड़ बढ़ती गई और लोग फंसते चले गए। संगम नोस की घटना की तस्वीर भले ही सामने ना हो, लेकिन दूसरी भगदड़ की तस्वीर सामने है, जो बताती है कि लाखों की भीड़ खुद से संघर्ष कर रही थी। सुरक्षा और पुलिस के नाम पर 2 महिला पुलिसकर्मी भीड़ से जूझ रही थी। सवाल ये कि सुरक्षा का जो इतना तामझाम था वो कहाँ गया था? उसका इस्तेमाल भीड़ को कंट्रोल करने में क्यों नहीं किया गया? क्यों 10 करोड़ लोगों के हिसाब से उस दिन की तैयारी नहीं थी? चश्मदीदों के बयान और मौके से मिली तमाम गवाहियां यही कहती हैं कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा देने में फेल रहे। अब मामला कोर्ट चला गया है। मांग की गई है कि दोषी अफसरों पर कार्रवाई हो। जांच शुरू हो चुकी है। क्या नतीजा निकलता है, देखने वाली बात होगी। आज ये खुलासा हुआ है कि मौनी अमावस्या के स्नान के दिन पांटून पुल पर भी भगदड़ मची थी। इसे हमने भगदड़ नंबर 3 का नाम दिया है, क्योंकि 2 भगदड़ की कहानी पहले ही सामने आ चुकी है। उस दिन पांटून पुल पर क्या हुआ, अब वो रिपोर्ट देखिए, जो सिस्टम की तैयारियों की पोल खोलने के लिए काफी है। देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से पांटून पुल खचाखच भरा हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन पीछे खड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ पांटून पुल पर चढ़ने के लिए तैयार है। जहां से श्रद्धालु पांटून पुल पर चढ़ रहे हैं, वहां सामान बिखरा हुआ है और कई लोगों के दबे होने का दावा किया जा रहा है। अब देखिए प्रशासन यहाँ पूरी तरह से फेल है, यहाँ सैकड़ों लोग दबे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं, जनता ऐसे तितर-बितर हुई है, दबे हुए हैं। ये तस्वीरें 29 जनवरी की है, जब दिन दोपहर फाफामऊ इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए थे। बताया जा रहा है कि पांटून ब्रिज के प्रवेश द्वार पर लकड़ियां टूट गई थी। पुल का हिस्सा टूटने के बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। किसी का पैर छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, किसी का भाई छूट रहा है, लेकिन कोई यहाँ पूछने वाला नहीं। देखिए यहाँ कितनी भीड़, किस कदर लोग दबे हुए हैं। देखिए घटना के वक्त वहां मौजूद श्रद्धालु की तरफ से ही ये वीडियो बनाया गया, जिसमें दावा किया गया है कि कई श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिर गए और कुछ पुल की लकड़ी के नीचे दब गए थे, जिनकी कुल तादाद दर्जन भर बताई जा रही है। दूर दूर तक कोई सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये पांटून के प्रवेश वाला हिस्सा ही था। आधी रात को ही 2 भगदड़ की घटनाएं घट चुकी थी। बावजूद इसके फाफामऊ पांटून पुल पर सुरक्षा के इंतजाम नदारद दिखे। प्रशासन ने बताया कि भीड़ के दबाव के चलते पांटून पुल में दिक्कत आई थी, जिसे कुछ देर बाद रिपेयर कर दिया गया। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये लकड़ियां टूट गई थी और इसकी वजह से पुल पर गड्ढा हो गया था। पीछे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इस गड्ढे में तमाम श्रद्धालु गिर पड़े। गिरने की वजह से वो दबे और पीछे से जो भीड़ आ रही थी वो उनको कुचलते हुए आगे बढ़ने लगे। असल में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले वीवीआईपी मूवमेंट के लिए प्रशासन ने कई पांटून पुलों को बंद कर दिया था। आम लोगों के लिए 30 में से दर्जन भर ही पांटून पुल खुले हुए थे। मौनी अमावस्या के मौके पर पहले से ही करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नगरी पहुंच चुकी थी, जिस वजह से चंद उपलब्ध पांटून पुलों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और ये हालात बने। कल हमने जनहित में आपको बताया था कि महाकुंभ के सेक्टर 21 में लाखों की भीड़ एक चौराहे पर फंस गई थी। चश्मदीदों का दावा है कि 10 ट्रैक्टर मलबा वहां से हटाया गया है। भीड़ में लोगों को बचाने का दावा करने वाली एक महिला सामने आई है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनका दावा आपको झकझोर कर रख देगा। हालांकि प्रशासन की फाइल में इस भगदड़ का जिक्र नहीं है। जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के
बच्चों को नहीं पता था कि अभी अभी इनके सामने क्या हो गया। 2-2 साल के बच्चे, उनके ऊपर पैर रख दिया लोगों ने। एक लेडी मर गई, उसके जबड़े पे पैर मार दिया, उसके दांत मेरे हाथ में थे। बच्चों की माँ अपने परिवार को बचाने की भीख मांग रही थी। किसी की माँ थी, उसका बच्चा मेरी गोदी में, इससे पूछो कोमल से। मैं उसको लोरी सुनाती रही कि बच्चे को पता नहीं लगे माँ चली गई है। कोई गिर गया है तो पता नहीं कि वो जिंदा है या दुनिया से चला गया। कि जो अपन कहते हैं ना कि दम घुट के कैसे मर सकता है कोई, वो हमने देखा है, घुट घुट के मरते हुए लोग। ये महाकुंभ की वो तस्वीर है जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला अब तक कोई सामने नहीं आया। क्या है ये? इस तरह भीड़ में अपनी जान गंवाने के लिए लोग कुंभ गए थे क्या? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल का दावा है कि भगदड़ के वक्त वो महाकुंभ सेक्टर 21 में ही थी। उनके आगे करीब 30 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। आपके हिसाब से यहाँ क्या आंकड़ा था जिनको न्याय मिलना चाहिए, आप जिनके न्याय की लड़ाई आप लड़ रही हैं? देखिए, खोने वाले ही होंगे कम से कम 400-500 तो यहाँ पे कम से कम, मतलब 30 से तो ऊपर ही गए होंगे 100%। 3-4 तो हल्दीराम में ही पड़े थे ना, हमारे सामने ही थे, तो उसको कैसे डिनाई करोगे? भगदड़ को देखने वाली तानिया ने करीब 150 लोगों की जान बचाने का दावा किया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए। और मुझे नहीं पता कि क्या पिक्चर बाहर सब लोग दे रहे हैं, बट 8:30 बजे से मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी। जितने प्रशासन के लोगों के मेरे पास नंबर हैं, मैंने हर एक व्यक्ति को कॉल करके इन्फॉर्म किया। इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की माने तो सुबह से ही प्रशासन को भगदड़ की जानकारी दे दी गई थी और शाम तक प्रशासन ने भगदड़ के बाद लोगों के गिरे हुए कपड़े, सामान सब ट्रैक्टर में भर लिए, लेकिन अब तक भगदड़ का कबूलनामा नहीं आया। जबकि भगदड़ वाली जगह में एक महिला पुलिसकर्मी अपने आला अधिकारियों से वीडियो के जरिए मदद मांगती दिख रही थी। भीड़ बहुत ज्यादा है, कुछ चीजें हम आपको वीडियो पे नहीं बता सकते। आप जल्दी से जल्दी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, आप फोर्स भेजिए सर, कंडीशन बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज सर आप फोर्स भेजिए। बताया गया कि नेटवर्क काम न करने की वजह से अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही थी। दावा है कि सुबह मची भगदड़ में इतने लोगों की मौत के बाद नाम मात्र की एम्बुलेंस ही भगदड़ वाली जगह पहुंची थी। त्रिवेणी संगम के दूसरे साइड मची इस भगदड़ की आधा दर्जन गवाहियां अब तक मिल चुकी हैं। बावजूद इसके ये घटना पुलिस की डायरी में बतौर भगदड़ दर्ज नहीं है। महाकुंभ में दर्दनाक हादसे के न्यायिक जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए थे। आज न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची। चश्मदीद पीड़ितों और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज कर हादसे की तहकीकात शुरू हुई है। इंतजार सच के सामने आने का है। पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार, पूर्व IAS DK सिंह और पूर्व IPS VK गुप्ता, ये वो 3 नाम हैं जो 29 जनवरी की दरमियानी रात संगम तट पर मची भगदड़ का पूरा सच CM योगी के सामने रखेंगे। टीम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। तीनों कुंभ मेला क्षेत्र का मुआयना करते नजर आए। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से घटना के बारे में जानकारी ली और उसे पन्नों में दर्ज करते दिखे। इस दौरान न्यायिक आयोग की टीम सुरक्षा चक्र के घेरे में रही और अधिकारी उन्हें घटना से जुड़ी हर एक जगह पर ले गए। न्यायिक टीम ने चश्मदीदों से भी बात कर घटना की वजह जानने की कोशिश की। मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों से भी सवाल जवाब किए। सुरक्षा में कहां और कैसे चूक हुई, इन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ हुई। बयानों और जवाबों को दर्ज करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही मेला प्रशासन की टीम के साथ न्यायिक आयोग की टीम ने बैठक की ताकि आगे इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। मेला क्षेत्र से निकलकर न्यायिक आयोग की टीम सीधे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंची, जहां टीम ने भगदड़ में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात की। एक तरफ न्यायिक आयोग की टीम संगम नगरी में सच की तलाश में जुटी है, तो दूसरी तरफ कुंभ मेले क्षेत्र में भी हालात अब सामान्य नजर आ रहे हैं।
इसी संगम नोस पर भगदड़ हुई, 30 लोगों की जान गई। उसके बाद देखिए स्थितियां सामान्य हुई हैं और अब फिर से जो स्नान है वो सुचारू रूप से शुरू हो गया है। लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई ये कहे कि कोई किसी को डर है या फिर किसी तरीके की आशंकाएं हैं, तो इस तरीके की स्थिति परिस्थिति देखने को नहीं मिलती है और लोगों को भरोसा है कि जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब हालात काबू में है। हादसे के बाद से योगी सरकार ने कुंभ मेला प्रबंधन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी। वीवीआईपी मूवमेंट पर रोक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और सभी पांटून पुलों को आम लोगों के लिए खोलने के निर्देश दिए थे, जिनका असर अब कुंभ मेले क्षेत्र में भी दिखने लगा है। हादसे के बाद से महाकुंभ के खोया पाया सेंटर्स पर अपनों की तलाश में परिवार वालों की भीड़ जुटी हुई है। बताया जा रहा है हादसे के बाद यहां भीड़ बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक औसतन पहले से ज्यादा लोगों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। पल पल में ये आंखें अथाह दर्द से छलक जाती हैं, बार बार अपनों के गम में लगातार बह रही हैं। ये लोग खुशकिस्मत हैं जो मौनी अमावस की उस रात मौत की भगदड़ में जिंदा बच गए, लेकिन बदकिस्मती से अपनों का साथ छूट गया या रास्ता भटक गए और अब खोया पाया केंद्र में अपनों के आने की उम्मीद में इंतजार की घड़ियां गिन रहे हैं। बेटा तो दुआ से बाबू ने से फेरल आदमी रहते हरे लियो हमारा बेटा खत्म होगा। हम इतने से नाती नाता रो रहा है, डीप रहा है कि हमारी दादी को। बात हुई नातियों से आपकी? वहीं इन बुजुर्ग आंखों के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। अपनों से बिछड़ने का दर्द ऐसा है जिसकी वेदना और कराह पत्थर दिल को भी तोड़कर रख दे। पैसा कब भेज भैया को जल्दी। महाकुंभ की भगदड़ में जो कुछ हुआ उसके बाद यहाँ लोग ऐसे ही मोबाइल में तस्वीर लिए अपनों को ढूंढ रहे हैं। किसी के पिता गायब हैं, तो किसी की मां लापता है, तो किसी के रिश्तेदार भी लाख कोशिश के बावजूद अब तक मिले नहीं हैं। 14 लोगों में से 12 लोग मिल गए हैं और जिसमें मतलब में 2 लोग नहीं मिल रहे हैं। और उनको कहीं से इनको वीडियो मिला है सोशल मीडिया पर, और मतलब जब आपसे ये बिछड़ गई उसके बाद ये वीडियो आपको दिखाई नहीं मिली अभी तक? कहीं और नहीं मिल रहे, आप पता ही नहीं लग रहे है, ये वीडियो की जानकारी नहीं मिल रही। बिहार के लखीसराय से आया ये बेटा भी अपने पिता की तस्वीर मोबाइल में लिए अस्पताल से सेक्टर और मोर्चरी तक ढूंढ रहा है कि काश कहीं से तो खबर मिल जाए। सगरे हम ढूंढ लिए सर, जितना था कंप्लेन सगरे हम लिखा दिए हैं। अस्पताल गए थे? अस्पताल भी गए, अस्पताल में देखने नहीं देते हैं, मगर बाहर जो पोस्टर लगा था उसमें नाम इनका नहीं है। ये सवाल है कि इनके जो पिताजी हैं वो संगम तट पे भी नहीं मिल रहे हैं, इनके पिताजी अस्पताल में भी नहीं मिल रहे हैं, इनके पिता उस मोर्चरी में भी नहीं मिल रहे हैं जहाँ पर फोटो लगाई है। सवाल ये है चले कहाँ गए? कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है, क्योंकि कोई गायब हुआ है तो कहीं तो मिलेगा, और वो कहाँ मिलेगा ये बड़ा सवाल कायम है। महाकुंभ में तैयारियों के दावों के उलट जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं उस पर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल इस पर भी है कि आखिर ये कैसा इंतजाम रहा जिसमें 3 बार भगदड़ मच जाती है, बार बार आग लग जाती है, और अगर वहां से निकल गए तो जाम वाले चक्रव्यूह में आप फंस गए और कब बाहर निकलेंगे उसका कोई वक्त ही नहीं। पहले आग, फिर भगदड़ और फिर दूसरी बार आग। ये 3 तस्वीरें महाकुंभ मेले की हैं। तीनों तस्वीरों ने कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा मौनी अमावस्या से पहले 19 जनवरी को इसी महाकुंभ में भीषण आग लगी थी। फिर कुछ उसी तरह की आग 30 जनवरी को महाकुंभ के सेक्टर 22 में लगी। सारे टेंट खाक हो जाते हैं। वो तो गनीमत रही कि दोनों ही अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इतने बड़े आयोजन में ये आग बार बार कैसे लग रही है? हैरत की बात तो ये है कि 30 जनवरी की इस आग पर मेले के जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। आग को काबू कर लिया गया है और कोई भी जनहानि या कोई भी सिंगल बर्न नहीं। ये संपूर्ण एरिया मेला क्षेत्र से बाहर है। ये संभवतः जूना अखाड़े के कोई प्राइवेट टेंट्स हैं जिनके द्वारा लगाए गए हैं, और एसडीएम जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ये मेला क्षेत्र से का एरिया नहीं है, बाहर का क्षेत्र है और इनकी कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। वाह जनाब वाह,
जिस महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए 7500 करोड़ का भारी भरकम बजट रखा गया, हजारों कर्मचारी 2 साल से जुटे हुए थे। कौन सी व्यवस्था कैसी होगी, निगरानी कैसी होगी, सब होमवर्क किया गया। ऐसे में कोई भी कहीं भी आकर बकायदा 5 स्टार टेंट लगाकर पैसे कमाने लगता है। वहाँ सैकड़ों लोगों के लिए शानदार व्यवस्था कर दी जाती है और प्रशासन को पता ही नहीं चलता। लेकिन जवाबदेही सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नाकामी, लापरवाही और घटिया प्लानिंग की अगली तस्वीर प्रयागराज की सड़कों पर भी कल दिखी, जहां हजारों गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई थी। महाकुंभ की बदहाली के बाद इन्हें घंटों तक जाम के चक्रव्यूह में भी फंसना पड़ा। ऐसा है, इनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। सीनियर सिटीजन कैसा जा रहे हैं, देखो पैदल चलने को ही नहीं आ रहा सीनियर। क्या प्रशासन को नहीं पता था कि 8 करोड़ लोगों की भीड़ जब गाड़ियों से आएगी तो उन्हें कैसे संभाला जाएगा? महाकुंभ में मौत का आधिकारिक आंकड़ा है कि 30 श्रद्धालुओं ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, लेकिन विपक्ष मौके के इन आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं और इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, जिनमें खुद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव दिख रहे हैं। सामने टीवी पर महाकुंभ का विज्ञापन चल रहा है। इसी वीडियो को पोस्ट कर अखिलेश यादव ने महाकुंभ में मौत के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। कुंभ में तो क्या बताऊं मैं, लोगों की जान गई, गिनती सरकार को बतानी चाहिए। 30 का आंकड़ा दे दिया उन्होंने, ये कोई गलत आंकड़ा। बजट सत्र में विपक्ष संगम हादसे पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। कुंभ हादसे के मुद्दे पर विपक्ष के सुर एक जैसे हैं। 200 लोगों की उसमें जान चली गई। सबसे पहले सरकार मृत्यु को छिपा रही है। रातों रात आपने जख्मी कहकर डेड बॉडीज को अस्पताल पहुंचाया और वहां से गायब कर दिया। 17 घंटे बाद हमें आंकड़े मिले, वो भी दबे हुए आंकड़े, और उसके बाद दूसरी जगह की घटना का कोई जिक्र नहीं। हमने कहा ना कि आपने धार्मिकता और धर्मांधता का फर्क इस सरकार ने खत्म कर दिया, एक हिरार्की कर दी। मौनी अमावस्या के स्नान से पहले प्रयागराज में दर्दनाक हादसा हुआ था। सरकार की तरफ से मौत के आंकड़े 16-17 घंटे बाद जारी किए गए थे। पहले मौत का नंबर जारी करने में देरी और फिर बाद में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में मौत का आंकड़ा अलग अलग पेश किया गया। घटनास्थल से भी हादसे की जो भयावह तस्वीरें सामने आई, उसने और सस्पेंस बढ़ा दिया। अब इसी को आधार बनाकर विपक्ष प्रशासन पर मौत का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगा रहा है। महाकुंभ हादसे का असर अयोध्या और काशी में भी नजर आ रहा है। पवित्र स्नान कर लौट रहे और पवित्र स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं ने काशी और अयोध्या में भी डेरा डाला है, जिससे दोनों पवित्र स्थानों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। मोर्चे पर आज खुद सीएम योगी को भी उतरना पड़ गया। आसमान से चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखकर कुछ इस तरह सीएम योगी ने अयोध्या में तैयारियों का जायजा लिया। आपके मन में सवाल होगा, महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है तो फिर अयोध्या के आसमान में सीएम क्यों घूम रहे हैं? आपके इस सवाल का जवाब है ये तस्वीर। अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर भीड़ का सैलाब उमड़ा हुआ है। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से पटी पड़ी है। मौनी स्नान पर जो श्रद्धालु लौटे हैं वो भी अयोध्या पहुंच रहे हैं और जो बसंत पंचमी को प्रयागराज जा रहे हैं वो भी अयोध्या धाम का आशीर्वाद लेने रुके हैं। प्रशासन ने हालात संभालने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है। आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते तैयार किए गए हैं। रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पधार रहे हैं। होटल और होम स्टे में रहने की जगह नहीं है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के रुकने के लिए बड़ी संख्या में रैन बसेरे बनाए हुए हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु रैन बसेरा में ठहरे हैं। बावजूद इसके रैन बसेरा के लिए श्रद्धालु कतार में खड़े हैं। रामनगरी अयोध्या के साथ साथ शिवनगरी काशी का भी यही हाल है। यहाँ भी मौनी अमावस्या के पोस्ट इफेक्ट और बसंत पंचमी के प्री इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और बाबा के दर्शन के लिए भक्तों को 7-7 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। अधिक भीड़ है काशी में। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और मैदागिन मार्ग से सीधा ज्ञानवापी मार्ग तक 2 लाइन लगी हुई है और सुबह से ही श्रद्धालु कतार में लगे हुए हैं। निश्चित ही उनके लिए भगवान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त करना आसान नहीं है। इसमें से बड़ी संख्या है श्रद्धालुओं की जो प्रयागराज से आए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ घाटों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया है।
दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान का नजारा ऐसा था मानो खुद संगम नगरी चलकर काशी आई हो। हालात देखते हुए गंगा निधि को अपील करनी पड़ रही है कि अभी कुछ दिन गंगा आरती में ना आए। गंगा आरती में भी जो भीड़ हो रही है वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम लोग गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों से ये अपील करते हैं कि जब तक भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तब तक आप लोग गंगा आरती का दर्शन करने न आए। महाकुंभ और अन्य धार्मिक क्षेत्रों से आई इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि मौनी अमावस्या के बाद घर वापसी करने वाले लोगों के लिए ये जंग जीतने जैसा अनुभव रहा होगा। अयोध्या और काशी में भी हालात सुधरे और इसी के साथ ही साथ अब आगे आने वाले वक्त में जितने शाही स्नान होने हैं या जिस तरह की भीड़ लगातार उमड़ रही है प्रयागराज में, उम्मीद है कि अपनी गलतियों से प्रशासन सीख ले। जो लोग जिम्मेदार हैं 29 तारीख के उस हादसे के, उनके ऊपर कार्रवाई हो और दोबारा इस तरह की घटना नहीं हो, इसको सुनिश्चित किया जाना सरकार का काम है। आगे की क्या रहेगी परिस्थिति, बनी रहेगी हमारी नजर। आगे बढ़ते हुए अब जनहित में आपके और देश के बजट की बात करेंगे। कल मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। बजट पर पीएम ने इतना भर संकेत दिया है कि कल सब खुश हो जाएंगे। वहीं बजट सत्र को लेकर पीएम मोदी ने एक चिंगारी का जिक्र किया, जोड़कर सीधे कांग्रेस के दिल पर जा लगी। संसद का बजट सत्र शुरू होते ही अब बस 12-15 घंटों की बेचैनी और है कि कल का बजट कैसा होगा। क्या 24 के चुनाव नतीजे और गठबंधन की मजबूरी में मोदी सरकार टैक्स को लेकर नरम रहेगी या फिर आर्थिक सुधार के घोड़े पर ही सवार रहेगी। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे में ये है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। रिटेल महंगाई वित्त वर्ष 2024 में 5.4% थी, जो अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। 2025-26 की पहली छमाही में खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रण में रह सकती हैं। रोजगार के हालात 7 साल में सुधरे हैं। 2024 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% हो गई। अब आते हैं कल पेश होने वाले बजट पर। तो बजट और बजट सत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात महालक्ष्मी मंत्र से शुरू की। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस महालक्ष्मी मंत्र के अर्थ ढूंढे जा रहे हैं कि क्या गरीबों को आगे भी मुफ्त अनाज मिलेगा, क्या मिडिल क्लास को सच में बड़ी टैक्स राहत मिलेगी। पीएम ने कहा बजट में सबको कुछ न कुछ मिलेगा। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। बजट के बाद प्रधानमंत्री ने बजट सत्र पर भी बात की। उम्मीद जताई कि सत्र में हंगामा कम और काम ज्यादा होगा। इसी पर बोलते हुए उन्होंने विदेशी चिंगारी की बात कह दी, जो विपक्ष को चुभ गई। हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहाँ उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। पीएम का इशारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट, पेगासस रिपोर्ट और अदानी मामले की तरफ था। बीजेपी का आरोप रहा है कि ऐसे मामले जानबूझकर संसद सत्र को डिरेल करने के लिए उछाले जाते हैं। हालांकि पीएम ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस निशाना समझ गई। तो कहना ही है उन्हें जी, तो ये सब कहेंगे, वो हमेशा यही करते हैं। जनता की जो इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा। सरकार इसमें 16 विधेयकों को पास कराने की कोशिश में है। इनमें सबसे अहम वक्फ संशोधन बिल है, जिस पर पिछले सत्र में टकराव हो चुका है।
संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ, लेकिन बाद में सोनिया गांधी ने अभिभाषण को लेकर राष्ट्रपति पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि विवाद हो गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी बोल दिया। तमाम बीजेपी नेताओं के साथ पीएम मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। संसदीय परंपरा को जो जानते हैं उन्हें पता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का ही भाषण होता है, उसमें सरकार का ही विजन होता है। राष्ट्रपति का उसे पढ़ना ही उनकी सहमति होती है। इंडिया का पैकेज स्वीकृत किया है, 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संयुक्त सत्र में यही परंपरा निभा रही थी। उभर रहे हैं 1000 करोड़ रुपया की लागत से स्पेस सेक्टर में। राष्ट्रपति ने पूरे 59 मिनट तक खड़े रहकर अभिभाषण दिया, सरकार के बड़े काम गिनाए और आगे के काम भी बताए। वंचित ना रहे, इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। विपक्ष का अधिकार है अभिभाषण की आलोचना कर सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की नहीं सरकार की आलोचना होती है। लेकिन आज ऐसा न होकर राष्ट्रपति पर कमेंट हो गया, वो भी विपक्ष की सबसे बड़ी नेता के मुंह से, और उसी पर विवाद हो गया। बोरिंग, नो कमेंट। संसद से सोनिया और राहुल गांधी निकले तो अभिभाषण पर राहुल का जवाब था बोरिंग, और सोनिया का कमेंट था बेचारी राष्ट्रपति। फिर सुने। बोरिंग, नो कमेंट। सोनिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गरीब बता रही थी या बेचारी, यही सवाल बवाल बन गया। बीजेपी ने कहा, सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति को सोनिया ऐसा कैसे बोल सकती हैं? जनहित में अब आते हैं दिल्ली की लड़ाई पर। दिल्ली के महादंगल में आज भी ढेरों भाषण हुए, वायदे किए गए और आरोप लगाए गए। कुल मिलाकर 35 से ज्यादा रैलियां भी हुई। समय सीमा का सवाल है, इसीलिए आज की वीआईपी फाइट ही आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही आपदा के भ्रष्टाचार पर और कड़ा प्रहार होगा। जादूगर चिंता ना करो, केजरीवाल सारा काम कर देगा। ये तो कायर हैं, दोनों समान हैं, भ्रष्ट हैं, कायर हैं। बस 3 दिन की बात और है, यही 3 फरवरी की शाम भाषण और नारे थम जाएंगे। दिल्ली में दम दिखाने के बस यही आखिरी 72 घंटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज द्वारका की रैली में फिर आम आदमी पार्टी को घेरा, उसे फिर आपदा नाम से बुलाया और कहा कि 8 फरवरी को वोटों की गिनती के साथ दिल्ली से ये आपदा समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी और बर्बाद होती जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अंतिम राउंड की ताकत झोंक दी है। केजरीवाल ने 25,000 रुपए की बचत का जो फॉर्मूला दिया था, आज से उसे कैंपेन बनाकर घर घर पर्चे बंटवाने शुरू कर दिए। पूरा गणित भी बताया। आम आदमी पार्टी की सरकार से इनको 50,200 रुपए का हर महीने फायदा है। तो अगर झाड़ू का बटन दबाएंगे तो 50,200 का फायदा है, कमल का बटन दबाएंगे तो 50,000 की चपत हर महीने लगनी चालू है। इसी खबर के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।